हेलो नमस्कार जय हिंद। फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अखिलेश स्टडी सेंटर में। तो बच्चा जी, हम तुम लोग को टारगेट में ऑब्जेक्टिव बता रहे थे। इससे पिछले वीडियो में हम तुम लोग को बता दिए थे 1 नंबर से 50 नंबर तक का जो ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन था उनका हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे। और आज हम लोग देखेंगे 50 नंबर से आगे का सवाल। यानी हमारा एक वीडियो में 20 सवाल होता है और 20 सवाल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ललन टॉप होता है। अगर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके अगर क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो कभी भी एग्जाम में मार नहीं खाओगे, कभी भी ये नंबर तुमको मिलने से तुम कभी भी वंचित नहीं रहोगे। ठीक है। और जो बच्चे अगर मैथ का ऑब्जेक्टिव रट कर जाते हैं, रट्टू तोता बनकर जाते हैं, तो एग्ज़ाम में जो है ना वैसे बच्चों का रिजल्ट पर प्रभाव पड़ता है और वैसे बच्चों का रिजल्ट भी ठीक नहीं आता। अगर तुमको एक अच्छा विद्यार्थी बनना है, एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, तो तुमको हमारा हर एक बात को फॉलो करना होगा। अगर हर एक बात को फॉलो करता है और एग्ज़ाम में तुम लिखता है तो एग्ज़ाम में नंबर ही नहीं बल्कि आगे करियर में कभी भी तुम मैथ सब्जेक्ट रख करके अगर पढ़ाई करना चाहोगे ना तो हमेशा तुम सुपर डुपर हिट हो जाओगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मैथ का कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। मैथ का कॉन्सेप्ट सीखेंगे तभी हम लोग जा कर के मैथ का हर एक प्रश्न को हल कर पाएंगे। और कहने का मतलब है कि रट्टू तोता बनने से अच्छा है कि आप सॉल्यूशन पर फोकस करें, सॉल्यूशन को देखें, कॉन्सेप्ट को देखें और समझे चीज़ों को, जिससे तुम्हारा दिमाग का विकास और थोड़ा तीव्र गति से बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हर एक प्रश्न को डील करेंगे और देखेंगे उसमें क्या कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, हर एक सारा कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। परंतु शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल पर एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर के ऑब्जेक्टिव का क्लास करिए। इसमें कोई दुविधा नहीं होगी। आपको एग्ज़ाम में जो है ना यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इससे बाहर अगर प्रश्न रहा तो एग्ज़ाम के दिन आप हमको कॉल कर दीजिएगा। मेरा नंबर आपको पता होगा 790-381-913-0। इस नंबर पर कॉल कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि सर आपका जो है ना क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं टकराया। अगर नहीं टकराता तो उसी दिन से आप समझ लीजिएगा कि हम पढ़ने में या पढ़ाने में असमर्थ हैं। आप पहले कंप्लीट देखिए, आपको कहीं पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला सवाल है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। तो आपको करना क्या है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो चलिए हम इसको करके बताते हैं। आप क्या कीजिए, यहाँ पे 5005 को लिखिए। ठीक है, 5005 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसमें कितना का भाग जाएगा बाबू, 5 का चल जाएगा ना। तो हम 5 एकम 5, 0 एकम 0, 0 एकम 0, 5 एकम 5। फिर इसमें भाग दे के देखिए कितना का जाएगा। इसमें आपका भाग जाएगा 7 का, 7 एकम 7। ठीक है, 7 बचा कितना 3, 7 चौके 28, बचा कितना 3, 7 21। अब इसमें आपका भाग कितना का जाएगा, अब इसमें जो आपका भाग जाएगा 11 का जाएगा। ठीक, 11 का भाग चले जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 13। और फिर इसमें अगर आप भाग देना चाहते हैं तो 13 का आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए इसके कितने गुणनखंड है, 1, 2, 3 और ये रहा आपका 4। तो यहाँ ऑप्शन देखिए तो आपका 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग लेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए अगला सवाल है हमारा, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। 25, 30, 32, 36। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। पहले सवाल को समझेंगे, उसके बाद इसका सल्यूशन पर चलेंगे। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कितने 2 अंकों की संख्या है जो 3 से भाग जाता है। तो 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होता है। क्योंकि 10 में 3 का भाग तो जाता नहीं है। अच्छा, 11 में भी नहीं जाता, हाँ 12 में जाता है। यहाँ पर आपको एक सीरीज प्राप्त होगा। ठीक,
12 में जाता है तो यहाँ क्या कीजिए 12 लिखिए। 12 में फिर 3 जोड़ते चलिए 15, 15 में 3 जोड़ते चलिए 18, 18 में 3 जोड़ दीजिए 21। अनंत समय तक चलता रहेगा और मतलब लास्ट जो जाएगा यानी 12 से शुरू होगा 99 तक जाएगा, क्योंकि 2 अंकों की संख्या अगर लास्ट वाला संख्या को देखें तो 99 है। अब इसको अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप एपी में जो फार्मूला पढ़े हैं एन का फार्मूला, उससे आप बना लीजिए। ए का मान आपको मिला हुआ है 12 और डी का मान निकालना चाहते हैं तो 15 में से 12 घटा दीजिए, 3 मिल जाएगा। कॉमन डिफरेंस सार्वंतर यानी 3 मिल जाएगा। और लास्ट वाला जो होता है एल फॉर लास्ट यानी एन का मान होता है। आपको एन का मान भी मिला हुआ है 99। अच्छा, एन का मान आपको ज्ञात करना है तो एन का मान आप कैसे ज्ञात कीजिए एन के फार्मूला से। तो आप एक काम कीजिए, आप एक ब्लैंक पेज ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोल्व करके देखिए, आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन का फॉर्मूला लगा दिए, बराबर में ए एन भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखिए या पीछे लिखिए। ए का मान 12 मिला हुआ है, प्लस एन का मान तो नहीं है तो मत दीजिए, इंटू डी का मान आपको 3 मिला हुआ था, एन का मान आपको 99 दिया गया था ना। अब क्या कीजिए, गुना वाली संख्या भाग में पहुंचती है, अब इसको भाग में भेज दीजिए। 12 प्लस एन माइनस 1 और यहाँ पे भाग दीजिएगा तो 33 आएगा, ठीक है। 33 या 99। और अभी क्या कीजिए, आप एन माइनस 1 को रखिए, एन माइनस 1 को रखिएगा। 33 अपनी जगह फिक्स रहेगा और ये प्लस का दूसरी साइड जाने के बाद माइनस का हो जाएगा यानी 12। और एन माइनस 1 बराबर घटा दीजिए, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो फिर यहाँ कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो एन को रखेंगे माइनस का है, ठीक है, माइनस का है, इस तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस का होगा, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22। तो देखिए ऑप्शन में 22 कहीं है क्या, ऑप्शन में 22 कहीं है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो गलत बात है भाई, हम लोग इतना मेहनत करने के बाद सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं। कहीं ना कहीं मेरा क्वेश्चन में एरर आया होगा, कहीं ना कहीं सोल्व करने में कोई एरर आया होगा। तो हम क्या करते हैं, हम जो है इसको एक बार और सोल्व करते हैं ताकि मेरा गलती का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ सके। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी का मान आपको 3 मिला है और बराबर में 99 मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, 12 प्लस 3 को एन से गुना कर लीजिए, 3n माइनस में 3 और इक्वल में 99। आप क्या कीजिए, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 3 12, 3n और प्लस में कितना बचेगा 9 बचेगा, बराबर में 99। आप क्या कीजिए, 3n को रखिए 99, ये प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, 3n को रखेंगे बराबर में यहाँ 90 होगा, कितना होगा 90। अब इसको कटा दीजिए, 30 तिया 90। तो आप बताइए हम लोग सही उत्तर तक पहुँच पाए या नहीं, यानी n का मान 30 आया। तो आप यहाँ पे इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए अगला सवाल है हमारा
कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मोसो 17 है, तो उसका लोसो क्या होगा। आपको बताया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उसका मोसो 17 है, तो उसका लोसो क्या होगा। यानी आपको बताना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। यानी आपको सूत्र पता होगा, सूत्र आपको बताया गया है A गुना B बराबर सूत्र क्या होता है HCF गुना LCM होता है ना, HCF गुना LCM। A का मान दिया हुआ नहीं, दोनों संख्या को गुणनफल दिया हुआ है, तो हम 8670 यहीं पे लिख सकते हैं बराबर में। HCF कितना है 17 है और LCM तो ज्ञात करना है। देखिए LCM ज्ञात करना है ना, तो आप क्या कीजिए LCM को ज्यों का त्यों रख दीजिए। गुना वाली संख्या भाग में पहुंचेगी, इसको भाग में अगर हम भेजेंगे यहीं से कटा देते हैं। 17 एकम 17, 17 पचे 85, 17 एकम 17, 17 पचे 50, 17 एकम 17, 0 कम 0 यानी 510 आता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, ये देखिए। अगला सवाल है हमारा कि 6, 8 और 22 का लोसो और मोसो का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे आपको इससे पहले भी हम इस टाइप का प्रश्न सोल्व करवाए थे और अभी भी हम सोल्व करके बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए 6 लिखिए और 8 लिखिए और 22 लिखिए। इसका पहले आप लघुत्तम निकाल लीजिए। क्या निकालना है, लघुत्तम LCM। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 11 दूना 22। अब जाएगा भाग, नहीं जाएगा ना, तो 11 चौके 44, 11 चौके 44, 44 दूना 88, 88 गुना 3 करके देख लीजिए। 88 गुना 3 करके देखिए तो कितना आता, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 8 24 और 2 26, 264 आया। अब क्या करना है आपको, 264 इसका LCM आ गया। LCM कितना आ गया 264 आ गया, तो यहाँ पे हम 264 लिख देंगे। अच्छा 264 लिखने के बाद आपको मोसो का अनुपात भी पूछा ना, तो देखिए दोनों में कितना भाग जा सकता है, दोनों नहीं तीनों संख्या हम देखिए 6, 8 और 22 में, तो भाग देखना है, कॉमन देखना है कितना का कॉमन निकल रहा है। अगर हम इसमें 3 का भाग देते हैं 6 में तो केवल 6 में ही जाएगा, 8 और 22 में थोड़ी जाएगा। तो एक काम कीजिए 2 का भाग आप तीनों में दीजिए, शायद चल जाएगा 2 का भाग। हाँ, तो मोसो आपका क्या हो जाएगा HCF आपका 2 निकल जाएगा। HCF कितना निकल जाएगा 2। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर पूछ रहा ना लोसो और मोसो, लोसो और मोसो का अनुपात, तो लोसो कितना 264। अच्छा मोसो कितना निकला है 2 निकला है, कटा दीजिए 2 एकम 2, 132 दूना 264। यानी 132 को हम ऊपर लिखेंगे, नीचे वाला को हम क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे 132 अनुपात 1। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग अगला सवाल लेते हैं। अब बच्चा जी अब इसको देखो ध्यान से, यहाँ क्या बोल रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है ना, ठीक है हम लोग 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 96, ठीक है, और यहाँ 48 होगा, यहाँ पे कितना होगा, सॉरी इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, इसको हम लोग थोड़ा ढंग से लिखेंगे 48, और फिर यहाँ पे हम भाग देंगे, यहाँ आएगा 24, और यार इसको भी थोड़ा ढंग से लिखना होगा 24, फिर यहाँ पे हम भाग देंगे 12 आएगा, फिर यहाँ पे भाग देंगे 6 आएगा, फिर यहाँ अगर हम भाग देते हैं 3 का, यानी 3 2 का भाग देंगे 6 में, तो यहाँ 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3।
तो यहाँ पे देखिए 2 के गो है, 2 देखिए तो 1 2 3 4 5, यानी 2 का घात तो 5 होगा। और 3 कितना आया, 3 1 के गो आया, तो 3 का घात 1, तो घात 1 लिखा नहीं जाता है, बस इतना खोजिए आपको कहाँ मिल रहा है देख लीजिए। 2 का घात 5 और 3 का घात 1, तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी में है। इस तरीके से हम लोग 55 नंबर का ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल क्या है देखिए, अगला सवाल है कि 0.3 पर डेज का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा। 3/10, 2/9, 1/3, 3/5। तो आपको करना क्या है, 0.3 पर डेज ये बताया गया है ना, तो आप क्या कीजिए, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे आप इसको x के बराबर लिख सकते हैं। इसको आप किसके बराबर लिख सकते हैं, x के बराबर लिख सकते हैं, यानी x बराबर 0.333 और डॉट डॉट दे करके आप समीकरण 1 का नाम दे सकते हैं। आपको 9th क्लास में ये चीज़ बताया गया है। एक संख्या पर डेश लगा हुआ है तो दोनों तरफ आपको 10 से गुना करना है, तो यहाँ पे 10x हो जाएगा, और जब यहाँ पे 10 से गुना करेंगे तो एक संख्या खिसकेगा, यानी 3.333 होगा। समीकरण 2 का नाम दे देंगे। हाँ, आप क्या कीजिए, 10x में से 1x घटा दीजिए। 10x में से 1x घटाइएगा तो आपको कितना मिलेगा, 9x मिलेगा। और यहाँ पर पॉइंट के बाद देखिए 3 गो 3 है, और पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 3 गो 3 है, तो ये तो 3 गो 3 में 3 गो 3 चल जाएगा, कैंसिल, केवल 1 के गो 3 बचेगा, तो यहाँ 3 बचेगा। गुना वाली संख्या भाग में 3 कम 3, 3 3 9, 1/3 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल हम लोग लेते हैं। अगला सवाल क्या है, आप देखिए, अगला सवाल बोल रहा है कि 7 + 3√2 क्या है। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भिन्न संख्या है, या पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे आपको देखने से ही याद आना चाहिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। हमारा बी फॉर ब्रिटेन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा क्या है, ये देख लीजिए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पूछ रहा है ना, तो परिमेय संख्या के बारे में बताए थे, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या है, और जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो वह अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो परिमेय संख्या आप देखिए 16 का रूट निकलता है, ठीक है, 4, और यहाँ पे इसका रूट नहीं निकलेगा कभी भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट रूट कभी नहीं निकलेगा, इसका भी कंप्लीट रूट कभी नहीं निकलेगा। तो आपको यहाँ देखने से ही पता चल गया 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, तो आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, चौथा ऑप्शन ऐसे ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ले लेंगे हम लोग। अगला सवाल हमारा क्या, ये देखिए, अगला सवाल है हमारा कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या क्या होगी। 26, 25, 27, 24। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। 0 और 50 के बीच में, 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या पूछा है। तो देखिए 25 तो सम संख्या है, 0 और 50 के बीच में 25 तो सम संख्या है। 25 क्या है, सम संख्या, और 25 विषम संख्या। यहाँ पे ऐसे ही तो पता चल गया ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा क्या है, ये देखिए, 5, 15 और 60
सॉरी 5, 15 और 20 के लोसो और मोसो का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, 5, 15 और 20 का लोसो निकालना है। पहले आप निकाल लीजिए लोसो। तो हम निकालते हैं, यहाँ हम निकालेंगे 5, 15 और 20 का हमको लोसो निकालना है। तो कितना का भाग जाएगा इसमें, इसमें 5 का चले जाएगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौके 20। आप गुना कर लीजिए, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। लोसो कितना आ गया, लोसो आपका आ गया 60। ठीक, अब इसका मोसो निकालिए। मोसो निकालने का तरीका हम यहाँ पे आपको लिख के बता देते हैं। एलसीएम आपको कितना मिला, 60 मिला। अब आपको निकालना क्या है, मोसो यानी एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कितना निकलेगा, आप देखिए ये तीनों संख्या में देखिए तो कॉमन क्या है, तीनों संख्या में कितना भाग जा सकता है, 5 का जा सकता है, तो 5 हो जाएगा आपका एचसीएफ। अब यहाँ पे किसका किसका अनुपात पूछा है, लोसो का पूछा है, उसके बाद मोसो का पूछा है। तो लोसो कितना आया, 60 आया, अनुपात का मतलब बट्टा के रूप में लिखना। मोसो कितना आया, 5 आया। आप कटाइए, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, यानी ऊपर वाला को हम लिखेंगे ऊपर और नीचे वाला को लिख देंगे अनुपात में। तो 12:1 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला सवाल ले लेते हैं। देखिए फिर आपसे परिमेय और अपरिमेय के बारे में पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। ओहो, परिमेय नहीं है मतलब अपरिमेय। √10, √24, √35, √121। तो अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। आपको देखने से ही पता चलता होगा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे पता चला, क्योंकि 121 का रूट निकलता है 11, 35 का कंप्लीट रूट नहीं निकलता है, 24 का भी कंप्लीट रूट नहीं निकलता है, 10 का भी कंप्लीट रूट निकलता ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए यह सवाल भी बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे। दो संख्याओं ए और 18 का लोसो 36 तथा मोसो 2 है, तो ए का मान क्या होगा। 2, 3, 4, 1। तो आपको यहाँ पे करना ये है कि दो संख्या है तो आपको पता होगा ए गुना बी बराबर फार्मूला क्या होता है, ए गुना बी बराबर फार्मूला क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है ना, एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दोनों संख्याओं ए और 18 का लोसो दिया है, यानी एलसीएम दिया है 36। ठीक, अच्छा मोसो दिया है आपको 2। ठीक है, उनमें से दूसरी संख्या दिया है आपको 18 और ए का मान आपसे पूछा गया है। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे ए का मान निकालिएगा ना, गुना वाली संख्या तो भाग में पहुँच जाती है, तो आप इसको भाग में ही भेज दीजिए। 18 एकम 18, 18 दूना 36, 2 को 2 से गुना कर दीजिए, 4। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला सवाल लेते हैं बाबूजी। अगला सवाल हमारा क्या है, ये देखिए। यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मोसो क्या होगा। 2 होगा, 0 होगा, 1 या 2 होगा। इसको 1 या 2 समझिए, इसको क्या बोलिएगा, 1 या 2 बोलिएगा। ये जो टारगेट कंपनी है ना, थोड़ा सा इनका दिमाग में टेक्निकल इशू था, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है 1:2। तो इसका दिमाग में थोड़ा टेक्निकल इशू था, जिसके कारण से वो इस प्रकार का मतलब टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होता है। P और Q दो अभाज्य संख्या है, मतलब ऐसी संख्या जिनमें केवल एक का ही भाग जाता हो, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि वह संख्या
जिनका 2 से ज़्यादा गुणनखंड ना हो, ठीक है, यानी केवल 2 गुणनखंड हो। तो यहाँ पे P और Q का जो मिलेगा आवाज़ संख्या, जैसे मान लिया जाए 13 हो गया, ठीक, उसके बाद 13 तो एक आवाज़ संख्या, उसके बाद 17 भी एक आवाज़ संख्या। इसका मोसो पूछा तो 13 को हम क्या लिख सकते हैं बोलिए तो? 13 कोई भी आप उदाहरण ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम जो लिए वही लीजिएगा। तो 13 को आप लिख सकते हैं 1 गुना 13 लिख सकते हैं। अच्छा, 17 को आप क्या लिख सकते हैं? 17 को आप ये लिख सकते हैं 1 गुना 17। तो यहाँ बताइए, आप ही बताइए कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे। जाओ अपनी दीदी के साथ बाज़ार घूम के आना। चलो अगला सवाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला सवाल है हमारा, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल पूछा। यहाँ पे पहले आपको समझना क्या होगा, आपको यहाँ पे समझना होगा कि छोटी अभाज्य संख्या कौन है और छोटी भाज्य संख्या कौन है। छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, ठीक। गुणनफल पूछा ना, गुणनफल, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा सबसे छोटी। इसको हम थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं क्योंकि बार बार एरर आ रहा ना, तो इसको हम थोड़ा बढ़िया से लिखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है। क्या होता है? गुणनफल मतलब गुना। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। 2 को 4 से गुना कर देंगे तो 8 आ जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा क्या है, ये देखिए। अगला सवाल है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? आपसे अभाज्य संख्या फिर पूछा। अभाज्य संख्या को पढ़ाते पढ़ाते जो है ना हमारा दिमाग खराब हो गया, लेकिन आप लोग भी पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब कीजिए। अभाज्य संख्या क्या है बोलिए तो? अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड हो। तो यहाँ पे आपको देखने से ही पता चलता होगा कि ऑप्शन नंबर ए में जो 29 है ना, इसी का केवल 2 गुणनखंड होगा। इसी का क्या होगा? केवल 2 गुणनखंड होगा, बाकी और किसी का नहीं होगा। आप इसको जानना चाहते हैं कि कैसे 2 गुणनखंड है, तो आइए हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझते हैं। जैसे 1 का पहाड़ा 29 आता है तो हम लिख देंगे 1 गुना 29। 2 का पहाड़ा में आता है क्या? नहीं। 3 का भी नहीं आता है, सीधे 29 का पहाड़ा में आता है। 29 गुना 1 कर देंगे। अब बताओ, इसके अलावा अगर और कोई दूसरा अभाज्य और इसके अलावा और कोई दूसरा गुणनखंड आता है तो बताओ। इसका तो केवल 2 गुणनखंड होता है अभाज्य संख्या का। इसीलिए ना बोलते हैं कि इस बात को याद रखना, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनका केवल 2 गुणनखंड हो। यानी वैसी संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या का परिभाषा अगर कोई पूछेगा तो बोल देना कि वैसी संख्या जिनका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हाँ, ये तो ज़बरदस्त सवाल है। देखो, 3.27 पर डेज क्या है? एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या है? तो अब हम इसको बताते हैं। इसको सोल्व करने का एकदम बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे। तो यहाँ पे 3.27 है ना, तो एक काम कीजिए, आप यहाँ पे क्या कीजिए, इसको x के बराबर भी लिख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? x के बराबर भी लिख सकते हैं। ऐसे करके आप x के बराबर लिख सकते हैं। और 2 संख्या पर डेस लगा हुआ है तो दोनों संख्या का क्या होगा? रिपीट होगा। इस तरीके से दोनों संख्या का रिपीट होगा। तो दोनों संख्या पर डेस लगा हुआ है, इसको समीकरण हम 1 का नाम दे सकते हैं। दोनों संख्या पर डेस लगा हुआ है तो दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे। 100 गुना x करेंगे 100x होगा। और यहाँ पे अगर हम 100 से गुना करेंगे तो 327.2
272727 डॉट 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 समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। 100x में से 1x घटाएंगे तो 99x आएगा ना, या 99x। और यहाँ पे आपका क्या आएगा, 27 3 गो है, यहाँ भी 27 3 गो है, तो कैंसिल हो जाएगा। बस 327 में से 3 घटा दीजिए, 324 बचेगा। 324 गुना वाली संख्या कहाँ पहुँचेगी, भाग में पहुँचेगी, तो यहाँ पे 99 आ जाएगा। तो बताइए यह परिमेय है कि एक अपरिमेय है, परिमेय है ना, इसीलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाओ, बीबी के साथ भी घूम लिया करो कभी कभी। चलो हम लोग चलते हैं, अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। सम मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है जोड़ा वाला संख्या, यानी जिनमें 2 का भाग जाता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ये तो देखिए इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं m+2 है, तो यहाँ पे m का मान अगर हम 1 रखेंगे तो यह तो विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर 2 m का मान 1 रखेंगे तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो यह भी तो एक विषम संख्या हो गया ना। और यहाँ पर भी एक विषम संख्या है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 2m। ओके, चलिए हम लोग अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय है। चलो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। परिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है, तो परिमेय है ये तो कभी भी परिमेय नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती, अब हम बताते हैं। 3 का रूट निकलता है क्या, कभी नहीं निकलता। 2 का रूट निकलता है क्या, कभी नहीं निकलता। इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलता। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे, ए फॉर अखिलेश के साथ चल जाओ कभी कभी यूपी घूमने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूपी घूम सकते हैं। और चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, देखिए अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव प्रसार शांत है। शांत होने के लिए आपको हम क्या शर्त बताए थे, शांत होने के लिए बताए थे कि जिनके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो। क्या हो, जिनके अभाज्य गुणनखंड में 2 हो और क्या हो, 5 हो। 2 और 5 जिसके अभाज्य गुणनखंड में होगा वही शांत होगा, नहीं तो फिर अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा, 2 आएगा। 5 अगर नहीं रहेगा तो हम 5 का घात 0 करके हम दे सकते हैं, बाकी इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ले लेंगे हम लोग, जो कि लास्ट सवाल होगा हमारा। 20 नंबर सवाल यही है, और ये इसी के साथ हमारा एक क्लास समाप्ति भी हो जाएगा। इसको ध्यान से पढ़ो। देखो क्या बोल रहा है, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत, अशांत, आवर्ती, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो बताना इसका सही उत्तर क्या होगा। अब हम इसको बताते हैं। देखो इसको कटा सकते हैं ना, इसको कटा दीजिए। 2 तिया 6 और 5 तिया 15, तो 2/5 आया। तो यहाँ इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 1 आएगा, तो यहाँ पे 5 का घात 1 है। अब इसमें 2 आपको मिलेगा तभी तो आप शांत कह सकते हैं। तो 2 हम दे सकते हैं, 2 का घात 0, क्योंकि 2 का घात 0 का मतलब 1 होता है। और 5 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 लगा दिए हैं। तो देखिए 2 और 5 आ गया, तो इसका मतलब यह शांत होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर होगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बच्चा जी आज का क्लास तुम लोग को कैसा लगा, इसका प्रतिक्रिया हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ठीक, और फिर अंदर से एनर्जी पैदा होगा इस तरीके का बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रदान करने का। ओके, लेकिन हमको ज़रूर बताना, ईमानदारी के साथ हम इस चीज़ को किए हैं और करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो चलो हम फिर मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको थैंक यू, बाय, गुड नाइट। ठीक है, सब कोई खुश रहना और अपना घर पर पढ़ाई करते रहना।